प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल अमितेक हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से पहला पाठ का नाम है ध्वनि और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसी भी पाठ को समझने से पहले कवि परिचय जानना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्धि छायावादी कवि के रूप में हुई। छायावाद का काल 1918 से 1936 तक माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। आइए अब हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात्र डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता तब लिखी गई थी जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश के कई महत्वपूर्ण नेता आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन आज़ादी प्राप्त नहीं हो रही थी। इसके कारण आम जनता में निराशा का एक वातावरण छाया रहता था। उसी निराशा के वातावरण को दूर करने के लिए कवि लोग कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते थे, उनके उत्साह को बढ़ाते थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी भारत के जनमानस को प्रेरित करने के लिए, उनके निराशापूर्ण जीवन में आशा की किरण लाने के लिए इस कविता की रचना की। इस कविता के माध्यम से वे उस समय के जनमानस में आशा की किरण जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग एक बार पुनः इस कविता के माध्यम से जागें और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ें। आप सोच रहे होंगे कि जब यह कविता स्वतंत्रता के दौर में लिखी गई तो आज आपके पाठ्य पुस्तक में यह कविता क्यों पढ़ाई जाती है। एक अच्छे कवि की विशेषता यह होती है कि उनकी कविता सार्वकालिक होती है, किसी भी काल में उसका महत्व कम नहीं होता है। यह कविता निराश हताश जनमानस के बीच आशा की किरण जगाती है। प्यारे विद्यार्थियों, निराशा कभी भी किसी के भी मन में व्याप्त हो सकती है। यह कविता उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, यह कविता उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं। यह कविता उनको निराशा के वातावरण से बाहर निकालती है और आशा की किरण का संचार करती है। इस कविता का शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि शब्द का अर्थ होता है आवाज़। जब बसंत का आगमन होता है तो पेड़ पौधों में, प्रकृति में एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि आशा का प्रतीक है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता को दो अर्थों में समझना है, एक प्रकृति के संदर्भ में और दूसरा मनुष्य जीवन के संदर्भ में। कवि प्रकृति के माध्यम से मनुष्य जीवन में आशा का संचार करना चाहते हैं। तो आइए अब हम कविता की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। कवि कहना चाहते हैं अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पे अंत शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से अंत होना नहीं है। यहाँ पे अंत शब्द का अर्थ है निराश होना, उदास होना। कवि कह रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी निराश होने वाला नहीं हूँ, उदास होने वाला नहीं हूँ
और इतनी जल्दी हार मानने वाला भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि कह रहे हैं कि अभी अभी मेरे वन में, मेरे उपवन में वसंत का आगमन हुआ है। अभी कुछ समय पूर्व पतझड़ के मौसम में हम इन्हीं पेड़ पौधों को देखते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, लेकिन वसंत के आगमन के साथ ही इनके जीवन में नव ऊर्जा का संचार हुआ है। तो मैं इन पेड़ पौधों से क्यों नहीं आशापूर्ण जीवन जीने की कला क्यों नहीं सीख सकते हैं? आगे कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। अर्थात वसंत के आगमन से पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, उनकी डालियां हरी भरी हो गई है, उनमें नई नई कलियां निकल आई हैं और उनका संपूर्ण शरीर कोमल दिखाई दे रहा है। गात शब्द का अर्थ होता है शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो आशा की किरण जगी है, जो एक नया सपना बना है कि मैं अपने जीवन में निराशा से बाहर निकलकर आशा की तरफ बढ़ूंगा। मैं इस सपने को, जो लोग निराशा के वातावरण में अभी भी डूबे हुए हैं, उनमें अपने सपने का संचार करूंगा। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। निद्रित शब्द का अर्थ होता है नींद में डूबा हुआ, प्रत्यूष शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल, मनोहर शब्द का अर्थ होता है सुंदर। जो कलियां अभी भी नींद में डूबी हुई है, मैं उनके जीवन में एक नया सवेरा लाऊंगा। कवि फूलों के पत्तों के माध्यम से मनुष्य जीवन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य अभी भी निराशापूर्ण वातावरण में जी रहा है, मैं उसके जीवन में अपने सपने डाल दूंगा। मैं उनके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करूंगा, नई आशा भर दूंगा। कवि आगे कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प का अर्थ होता है फूल, तंद्रा शब्द का अर्थ होता है अर्धनिद्रा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। कवि कह रहे हैं कि जिन फूलों में अभी भी अर्धनिद्रा की जो आलस है, इसकी जो लालसा है, मैं उसे खींच लूंगा, अर्थात उनके आलस को दूर कर दूंगा। बदले में क्या करूंगा? अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो नव अमृत का संचार हुआ है, अर्थात जो नई आशा की किरण जगी है, उसे हर फूल में, हर पौधे में सींच दूंगा। यहाँ पे फूल शब्द का अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है। कह रहा है कि जो मनुष्य अभी भी आलसपूर्ण जीवन जी रहा है, निराशापूर्ण जीवन जी रहा है, मेरे जीवन की जो आशा है, मैं उसके जीवन में सींच दूंगा, अर्थात डाल दूंगा। मैं उन्हें भी आशापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा। अगर उसके बावजूद भी वो आशापूर्ण जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आगे कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं उन सभी फूलों को, मैं उन सभी व्यक्तियों को द्वार दिखा दूंगा, अर्थात रास्ता दिखा दूंगा कि आनंदपूर्ण जीवन जीने का सही तरीका क्या है मेरे वे जहां अनंत शब्द का अर्थ है वह रास्ता जिस रास्ते से आदमी अनंत की तरफ बढ़ता है, अर्थात जीवन में तरक्की करता है, उन्नति करता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं इन पेड़ों से, इन फूलों से, इन कलियों से सीखा हूँ कि निराशा के बाद आशा आती ही आती है, हार के बाद जीत होती ही होती है। इसलिए मैं बहुत आशान्वित हूँ और मैं अपनी इसी आशा को हर फूल में, हर कली में और इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति में डालना चाहता हूँ, ताकि वो भी अनंत के द्वार की तरफ बढ़ें, अनंत संभावनाओं की तरफ बढ़ें और अपने जीवन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इस प्रकार इस पाठ की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।